कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले। साथियों, जय हिंद, जय भारत। मन बड़ा विचलित है, क्षोभ में भी है, नींद भी नहीं आ रही, न भूख प्यास न कुछ और, क्योंकि जो हिंदुस्तान की धरती पर हुआ, आरा भोजपुर में भरत तिवारी हत्याकांड, वो किसी भी सच्चे भारतीय के मन को विचलित कर देने वाला है। निश्चित रूप से कोई भी संवेदनशील व्यक्ति इस हत्याकांड की अनदेखी नहीं कर सकता, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं कर सकता। सभी की आंखें नम हैं तो हृदय भयभीत भी है वर्तमान ठग बेईमान व्यवस्था को लेकर कि किस तरह की व्यवस्था हमने देश में बना दी, कहां से चले थे, कहां को चले थे, हमारी यात्रा का पड़ाव क्या था, किस लिए हमारे लाखों युवाओं ने, उलेमाओं ने, महात्माओं ने, साधुओं ने, सन्यासियों ने, बुजुर्गों ने, स्त्रियों ने, पुरुषों ने अपना आत्म बलिदान किया था देश को अंग्रेजों की राजनीतिक गुलामी से आजाद कराने के लिए। 75-76 साल की इस राजनीतिक आजादी ने हमें क्या दिया, क्या नहीं दिया, क्या देना चाहिए था, इस पर गहरे आत्मचिंतन की आवश्यकता है संपूर्ण राष्ट्र को। कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और उनके इस आह्वान पर हमारे हजारों युवा फांसी के फंदे पर झूल गए थे। आज पुनः वही वक्त है, वतन पुकार रहा है कि तुम हमें भरत तिवारी दो, हम तुम्हें ठगमुक्त बेईमान रहित अपराधी विहीन न्यायपूर्ण भारत देंगे। कुछ चीजें लिखी हैं, उनको पढ़ के सुनाऊंगा, तो इसे पूरा ध्यान से सुन लेना। शेयर करने का अपना राष्ट्र धर्म भी निभा देना, नहीं भी निभाओगे तो कोई बात नहीं, आदत बन गई है अब तो ऐसी चीजों की देख देख करके कि हम चाहते क्या हैं, करते क्या हैं, लोगों के हृदय में क्या कुछ चलता रहता है। साथियों, न्याय की आवाज शासन न सुने तो भगत सिंह बनना जरूरी हो जाता है, किंतु भगत सिंह ने क्यों कुर्बानी दी, इसके लिए भी काम करना जरूरी होता है। जिसलिए हमारे युवा शहीद हुए, उन कारणों को खत्म नहीं किया जाता तो उनका बलिदान व्यर्थ हो जाता है। सच्ची श्रद्धांजलि देनी है भरत तिवारी को तो ठग बेईमान अपराधियों को सत्ता से, व्यवस्था से बाहर करो। ठग बेईमान अपराधियों से आजादी पानी है तो हमें अपनी निज पहचानों को मिटाना होगा, सबको भारतीय बनना होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, भंगी का भेद खत्म करो, तभी हम भारत को आजाद करा पाएंगे ठगों से। भय से, भूख से, आत्महत्या से, बेरोजगारी से, अपमान से, शोषण से, उत्पीड़न से मुक्ति पाने का एक ही मार्ग है, ठगमुक्त बेईमान रहित अपराधी विहीन भारत का निर्माण, जो कोई एक नहीं कर सकता, हम सबको मिलकर करना होगा। वर्तमान भारत में एक परीक्षा में विफल होने से, कहीं धन डूब जाने से, गांव की एक नाली सड़क बनवाने के लिए हमारा भविष्य आत्महत्या कर रहा है, तो समझ लो देश कितनी गहरी खाई में डूब चुका है। इस खाई से भारत को बाहर निकालने का एक ही मार्ग है, सत्य का मार्ग, जिस पर नहीं चलोगे तो और गहरी खाई में डूबते चले जाओगे। आज के भारत का कड़वा सत्य यही है कि यहाँ न्याय मिलना तो दूर, न्याय के लिए उठने वाले सुरों को अनसुना ही नहीं किया जा रहा,
बल्कि न्याय के लिए उठने वाली आवाजों का गला घोंटा जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। बट्स एक्ट हो या आरटीआई या सर्विस डिलीवरी एक्ट या राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्पीच, राइट टू फूड, कोई भी कानून जो जनता के हित में बना है, उन सब को निगलते जा रहे हैं शासन में बैठे लोग। कोई पुलिस, कोई अदालत, कोई ईडी, कोई सीबीआई, कोई कलेक्टर इसके लिए दोषी नहीं है। इसके लिए असली दोषी शासन के भूखे भेड़िए हैं, जिन्होंने कानून की कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों को अपना गुलाम बना लिया है। कानून की, न्याय की कुर्सी पर बैठा हुआ डरपोक आदमी वही करता है जो शासक उसे बोलते हैं। सत्य, न्याय, कानून का अनुपालन करने से सभी जज, अधिकारी, यहां तक कि आम नागरिक भी डरने लगे हैं। नैतिकता नाम की कोई चीज शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया में बैठे लोगों में नहीं रही है। वह केवल संविधान की दुहाई देकर या संवैधानिक संरक्षण प्रावधानों का हवाला देकर नैतिक मूल्यों का गला काट रहे हैं। मीडिया ने ठग, बेईमान, चोर, डकैत, अपराधियों को उनके स्तुति गान गा गा कर महान बना दिया है और सत्य के लिए लड़ रहे लोगों को पागल। करप्शन में भागीदारी ही जहां राष्ट्र सेवा बन जाए, वहां कोई धर्मेंद्र प्रधान तो छोड़ो, एक मामूली सा तहसीलदार भी इस्तीफा नहीं देता। करप्शन में जब बात यहां तक पहुंच जाए कि राष्ट्रभक्ति, सत्य, न्याय की बात करना, मांग करना पागलपन घोषित कर दिया जाए, तो फिर क्रांति ही उचित है, वही न्याय है। इसलिए क्रांति करो और परंपरागत तरीकों को त्याग कर नए मार्ग पर आगे बढ़ो। भूल जाओ दादा बाबाओं ने क्या कहा, संविधान क्या कहता है, ग्रंथ क्या कहते हैं। केवल ये देखो कि हालात क्या कहते हैं और गहरी खाई से, लूट से, ठगी से देश को बाहर निकालने के लिए किस साधना की आवश्यकता है। गैर राजनीतिक राष्ट्रीय संगठन ही विकल्प है भारत की ठग, बेईमान, अपराधियों से मुक्ति का। इसलिए बड़ा विशाल राष्ट्रव्यापी देशभक्त संगठन तैयार करो जो राष्ट्रीय आंदोलन का बोझ उठा सके। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कोई धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे भी दे या किसी एकाध वर्दीधारी को निर्दोष व्यक्ति की हत्या करने पर फांसी हो भी जाए, या मान लीजिए प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे या किसी दूसरे दल की सरकार बन जाए या सीजेआई इस्तीफा दे दे, तो क्या उससे बेईमान सिस्टम खत्म हो जाएगा? आत्महत्याएं रुक जाएंगी? ठगी और लूट के धंधे रुक जाएंगे? सबको शिक्षा, सूचना, रोजगार, इलाज, सम्मान, सुरक्षा, भुगतान और भयमुक्त जीवन मिल जाएगा? किसी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या किसी पुलिसकर्मी को फांसी हो जाने से बेईमान सिस्टम नहीं बदलेगा। इसे बदलने के लिए नवजागरण की आवश्यकता है, सामाजिक क्रांति की जरूरत है। बेईमान सत्ता को, सिस्टम को बदलना होगा। एक ऐसी न्यायिक व्यवस्था हिंदुस्तान में लानी होगी हमें, जहां सरकारी पद लूट के साधन न बने, अपितु वो सच में सेवा के पद हों और उन पर बैठा कोई व्यक्ति सेवा न कर सके, लापरवाही बरते, बेईमानी करे, तो उसे बिना किसी जांच के तुरंत पद से हटाया जा सके। पद से हटने के बाद जांच हो, सार्वजनिक जांच पड़ताल हो और आरोपी निर्दोष निकले तो भी उसे उस पद पर बहाल न किया जावे, अपितु शेष वेतन भत्ते देकर उसे घर भेज दिया जाए। संसार के इतिहास में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भोजपुरी युवा भरत तिवारी के आत्म बलिदान के माध्यम से ईश्वर ने, प्रकृति ने, समय ने एक अवसर दिया है भारत को बचाने का। उन समस्त राष्ट्र भक्तों को जो तनिक भी प्यार भारत को करते हैं, वो आगे आएं, लड़ें बेखौफ होकर, अहिंसक सत्याग्रह द्वारा ठग, बेईमान अपराधियों से, और आजाद करें भारत को आर्थिक, राजनीतिक शोषण की गुलामी से। भरत तिवारी का बलिदान सर्वोच्च इसलिए है क्योंकि विदेशी शासन की गुलामी से आजादी तो कमजोर से कमजोर राष्ट्र भी पा लेते हैं, पाई हैं, लेकिन संसार का सबसे कठिन काम है अपनों के कुकर्मों से आजादी पा लेना, या उनसे लड़ना, या लड़ते लड़ते
अपना बलिदान कर देना। आओ भरत तिवारी के महान बलिदान को व्यर्थ न जाने दें, कलंकित न होने दें। महान भारतीय संस्कृति को भी कलंकित होने से बचाएं और 31 जुलाई 2026 को मुक्त कर दें भारत को ठग बेईमान अपराधियों से। शहीद ऊधम सिंह के बलिदान दिवस 31 जुलाई 2026 को संसद का घेराव करें और ये घेराव तब तक जारी रखें जब तक भारत मुक्त न हो जाए उन भेड़ियों से जिन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए भारत को कर्ज, भूख, बेरोजगारी, गरीबी, अपमान और भय के साथ साथ दिए हैं ठग बेईमान अपराधी। कुछ लोग भरत तिवारी को लेकर उसकी जाति, उसके क्षेत्र और उसके पुराने विचारों की आड़ में उसकी आलोचना कर रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि साहब ये इसने वो किया, उसने ये किया, ये ब्राह्मण था इसलिए उसको शहीद बताया जा रहा है, इसके साथ वो हुआ, उसके साथ वो हुआ, वो तो इनकाउंटर का समर्थक था, वो तो योगी मोदी का भक्त था, हिंदू राष्ट्र की बात करता था, ये करता था, वो करता था। मतलब इन तमाम तर्क और तथ्यों के साथ जो देश के दुश्मन हैं वो इनकाउंटर को, उसकी निर्मम हत्या को उचित ठहरा रहे हैं। कुछ कुछ शब्दों का फेरफार है केवल। इसी तरह जो सत्ताधारी दल है भारतीय जनता पार्टी, वो भी और उसके सहयोगी भी, उसके समर्थक भी भरत तिवारी के इनकाउंटर को न्यायपूर्ण ठहराने का प्रयास कर रहे हैं, छल कर रहे हैं देश के साथ। दोनों में कोई अंतर नहीं है साथियों। आपको लगता होगा देश को कि जो लोग मोदी का या उसके समर्थकों का विरोध करते हैं वो वास्तव में मोदी विरोधी हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि असली ताकत वही है इस बेईमान सिस्टम की, जो बेईमान सिस्टम को ताकत देते हैं राष्ट्र को तोड़ने की। चूंकि ये राष्ट्र का खंडन ही है कि एक सरेआम हुई निर्मम हत्या पर आप अपने कुतर्क पेश कर रहे हैं कि नहीं वो भगत सिंह नहीं हो सकता, वो चंद्रशेखर नहीं हो सकता। अरे मूर्खो, धूर्तो, भगत सिंह और चंद्रशेखर से भी कहीं ज्यादा ऊंचे स्तर का बलिदान है उस युवा का, भरत तिवारी का, जो भारत पुत्र था सही मायनों में। विदेशी शासन से तो कोई भी लड़ लेता है, बहुत सारे लोग लड़ लेते हैं, अंगले कंगले लड़ लेते हैं विदेशियों से। तो अपने भ्रष्ट शासन से लड़ना, वो भी क्षेत्रीय शासन से लड़ना, क्षेत्रीय विधायक से, सांसद से, प्रशासन से, मुख्यमंत्री से, उनके खिलाफ आवाज उठाना अपने आप में दुनिया की सबसे महानतम बहादुरी होती है, साहस का काम होता है। कोई भी लड़े चाहे। भरत तिवारी ने किसी पर गोली नहीं चलाई, किसी को मारा नहीं, केवल प्रतीकात्मक हथियार लहराया। चूंकि उसकी न्यायपूर्ण आवाज को सुना नहीं जा रहा था इस तथाकथित लोकतंत्र में, तथाकथित संवैधानिक ढांचे में, इसलिए उसने केवल जिस तरह भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली लाहौर में सूतली बम फोड़कर अंग्रेज शासन को चेतावनी दी, जगाया कि भारत को आजाद करो, भारत आजादी चाहता है, स्वराज चाहता है, उसी तरह कुछ कुछ भरत तिवारी ने भी केवल उस पिस्टल को लहराया, मारा किसी को नहीं। और यदि उसकी हत्या करनी ही थी तो आप उसी समय कर देते जब वो हथियार लहरा रहा था। लेकिन आपने कायराना हरकत की, देश के साथ छल किया, भरत तिवारी के साथ छल किया। और जब उसने आत्मसमर्पण कर दिया कि मेरी मांगे तुमने मान लिए हैं तो लो मैं आत्मसमर्पण करता हूं, हथियार फेंकता हूं, मेरे गांव का, मेरी बस्ती का विकास करो, इसे डूब से बचाओ, इसे कटान से बचाओ, इसे कुव्यवस्थाओं से बचाओ। और आपने हां करके कि हां हम आपकी मांगे स्वीकार करते हैं, उसका कत्ल कर दिया निर्ममता से, धोखे से, छल से। ये न केवल मानवता पर कलंक है,
बल्कि हिंदुस्तान की उस गौरवशाली संस्कृति पर भी कलंक है जिसे ऋषि मुनियों तक ने अपने खून से सींचा है। साथियों, हमारी लड़ाई ठगी पीड़ितों की है। 100 करोड़ लोग ठगी का शिकार बने हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा देश में। लेकिन हमारी लड़ाई अब ये भी है कि न केवल ठगी पीड़ितों का भुगतान हो, उनको सुरक्षा सम्मान मिले, अपितु हिंदुस्तान भी ठगमुक्त, बेईमान रहित, अपराधी विहीन राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो और केवल सत्ता नहीं, देश के पूरे ढांचे को बदला जाए, जहां कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी न्याय मिल सके और किसी भी युवा को आत्महत्या न करनी पड़े। भरत तिवारी की तरह हथियार लहराकर अपनी न्यायपूर्ण मांग को उन कानों तक पहुंचाने का प्रयास न करना पड़े जो कान हमारे ही वोट से चुनकर वहां पहुंचे। बहुत सारे लोग मतदान की, चुनाव की, इसकी उसकी बात करते हैं कि वोट मत दो बीजेपी को, ये मत दो। साथियों, आपके वोट की अब परवाह किसे है? आप वोट नहीं भी दोगे तो भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। उसने इस तरह से सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। इलेक्शन कमीशन उसके कब्जे में है, सुप्रीम कोर्ट उसके कब्जे में है, एजेंसीज तमाम उसके कब्जे में हैं, मीडिया उसके कब्जे में है। मीडिया चाहे तो अपराधियों को देवता बना दे और मीडिया चाहे तो देवताओं को अपराधी घोषित कर दे। ये शक्ति मीडिया के पास हमेशा रही है। तो जब सब कुछ उसके पास है तो तुम उसको परंपरागत तरीकों से हरा नहीं पाओगे। और मान लो हरा भी दिया तो क्या आने वाली सरकार देश के युवाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, शोषित, पीड़ित, वंचितों के साथ न्याय कर सकेगी? वर्तमान ढांचों में नहीं कर सकेगी, क्योंकि सरकारें तो बहुत बार आप बदल कर देख चुके हो। कमोबेश सब यही करती हैं जो मोदी सरकार कर रही है या और सरकारें राज्यों की करती हैं। तो अगर आप चाहते हो कि सच में हमारा देश सार्वभौमिक राष्ट्र बने, अखंड बने, मजबूत बने, समृद्धशाली बने, शांति प्रिय बने और इनकाउंटर संस्कृति से मुक्त हो, तो आपको इस पूरे व्यवस्था को, ढांचे को बदलने के लिए जन जागरण करना होगा। पूरे राष्ट्र को तैयार करना होगा उस महान क्रांति के लिए जिसका स्वप्न उन करोड़ों हिंदुस्तानियों की आंखों में पल रहा है, जो शोषण का, उपेक्षा का, अपमान का, उत्पीड़न का, ठगी का, लूट का, बेरोजगारी का, गरीबी का, भय का, भूख का शिकार हैं। तो आओ हमारे साथ चलो। हमारा संगठन ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तपजप ईश्वरीय संगठन है। इस संगठन से जुड़ो और देश में नव क्रांति का उद्घोष करो। 31 जुलाई 2026 को संसद घेराव के माध्यम से मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत।